गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं गवर्नमेंट कॉलेज बेमेतरा से गेस्ट लेक्चरर सृष्टि श्रीवास्तव। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में, जो कि सेकंड सेमेस्टर में समुद्र विज्ञान का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि महासागरीय धाराएं किसे कहा जाता है। महासागरों में जल राशियों के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक है। महासागरीय धाराएं जल की राशियां होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस प्रवाह में सागरीय विशाल जल राशि या कम जल राशि सम्मिलित होती है। जल राशियों का यह प्रवाह सागर सतह पर हो सकता है या सागर के नीचे गहराई में भी हो सकता है। महासागरीय सतह की धाराओं को जल राशियां गर्म या की जो जल राशियां हैं वो गर्म या ठंडी दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे पहले महासागरीय जो धाराएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो अगर हम तापमान के आधार पर इसे बांटें तो महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला होगा गर्म जल धारा और दूसरी ठंडी जल धारा। गर्म जल धाराएं सामान्यतः ग्रहीय पवनों, है ना, जैसे कि व्यापारिक पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं, इसकी दिशा का अनुसरण करती हैं और निम्न अक्षांश से मध्य तथा उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार गर्म धाराएं उष्णकटिबंधीय महासागरों से ऊष्मा का ध्रुवों की ओर परिवहन करती हैं। दूसरी तरफ ठंडी धाराएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण एवं दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। इस तरह ठंडी धाराएं ठंडी जल राशि को उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय महासागरों तक परिवहन कर लाती हैं एवं जायर के निर्माण में सहायता करती हैं। ठीक है। अब हम देखें तो जल राशियों का आयतन, गति और प्रवाह की दिशा के आधार पर महासागरीय सतह की जो धाराएं हैं उसको तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। ठीक है। तो इसमें पहला है प्रवाह, दूसरा है धारा, तीसरा है विशाल जलधारा या इसे स्ट्रीम भी कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रवाह, जिसे ड्रिफ्ट कहा जाता है। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती। गति मंद होती है तथा केवल ऊपरी जल ही गतिशील होता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिण अटलांटिक प्रवाह। इसके बाद है धारा, जिसे करंट भी कहा जाता है। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। उसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। ठीक है। इसके बाद तीसरा है विशाल धारा। ठीक है। तो इसे स्ट्रीम कहा जाता है। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होती है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह तथा धारा से अधिक होती है। खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम जो है इसका मुख्य उदाहरण है। ठीक है। इसी प्रकार कुछ गहरे महासागरों में धाराएं चला करती हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम देख लें। जिसे क्या कहा जाता है, पाइक्लोक्लाइन परत कहा जाता है। ठीक है। तो लगभग 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक वाले महासागरीय मंडल को पाइक्लोक्लाइन परत कहा जाता है, जिसमें जल के घनत्व में तेजी से परिवर्तन होता है। इसके नीचे चलने वाली महासागरीय धाराओं को गहरी धाराएं कहते हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति गहराई में सागरीय जल के घनत्व में भिन्नता के कारण होती है। चूँकि महासागरीय जल का घनत्व तापमान एवं लवणता का प्रतिफल होता है, अतः इन गहरी धाराओं को थर्मोहेलाइन धारा भी कहते हैं। इन गहरी धाराओं में महासागरीय जल का 90% सम्मिलित होता है। चूँकि गहरी धाराओं की उत्पत्ति अधिक घनत्व वाले जल के नीचे जाने या अवप्रवाह के कारण भी होता है, अतः इन्हें अवप्रवाह महासागरीय धाराएं भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे
कि महासागरों की जो उत्पत्ति है उसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहला है वायु वेग। तो महासागरीय जल की सतह की धाराओं की उत्पत्ति का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है? वायु द्वारा सागरीय जल की सतह पर कर्षण उत्पन्न करना या फिर रगड़ उत्पन्न करना। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? वो वायु के द्वारा कर्षण उत्पन्न करने से होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण है ग्रहीय पवने। ग्रहीय पवने किसको कहा जाता है? इसके अंतर्गत आता है व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। ठीक है, तो ग्रहीय पवने न केवल महासागरीय सतह की धाराओं को उत्पन्न करते हैं वरन उसकी गति भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा कारण है कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस विक्षेप बल के कारण महासागरीय जल उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा के दाहिने ओर और दक्षिण गोलार्ध में किस ओर मुड़ जाएंगी? बाएं ओर। ठीक है, फिर उसके बाद का कारण है वो है विक्षेपक बल। पवन कर्षण एवं कोरियोलिस विक्षेप के कारण प्रशांत, अटलांटिक एवं हिंद महासागर के उपोष्णकटिबंधीय भागों के मध्य में संचरण भवन का निर्माण होता है। इन संचरण भवनों के चारों ओर कोरियोलिस विक्षेप के कारण विषुवतीय धारा, पश्चिम सीमा धारा एवं पूर्वी सीमा धारा का घेरा विकसित हो जाता है। कोरियोलिस बल के कारण वायु की दिशा में विक्षेपण तथा सागरीय जल धाराओं में विक्षेपण के कारण सर्पिल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसे एक मैन स्पाइरल धारा कहते हैं। ठीक है, तो एक मैन परिवहन उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल राशि को व्यापारिक हवाओं के दाहिने ओर तथा दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर 70 डिग्री कोश पर मोड़कर गतिशील करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होगा भूविक्षेपी पवने। तो उपोष्ण महासागरीय संचरण भंवरों में महासागरीय सतह की धाराओं की वृत्ताकार संरचना के कारण उत्तरी गोलार्ध में धाराओं की एक घड़ी की सुई के अनुरूप तथा दक्षिण गोलार्ध में प्रतिकूल दशा में संचलन होता है। इसे भूविक्षेपी समुद्री धारा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फेरल का नियम, जिसके अनुसार उपोष्ण संचरण भंवर के मध्य में विकसित जल टीले के कारण पश्चिमी सीमा तीव्रीकरण के फलस्वरूप पश्चिमी सीमा को की जो धाराएं हैं, धाराओं की कमी जो कम चौड़ाई है। ठीक है, तो पूर्वी सीमा धरातल की ओर चौड़ी होती जाती है, जबकि पश्चिमी सीमा धारा जो है उसकी प्रवाह गति पूर्वी सीमा धारा की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद है तापमान, लवणता एवं घनत्व। तो ये सभी क्या है? इन सभी में जो भिन्नता उत्पन्न होती है उनकी सहायता से भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। इसके बाद है वर्षा जल की प्राप्ति। अत्यधिक जल वर्षा के क्षेत्रों में सागरीय जल की सतह कम जल वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में ऊंची हो जाती है। इस तरह की स्थिति विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है। परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में सागरीय जल उत्तर की ओर गतिशील होता है, परंतु पृथ्वी के घूर्णन एवं कोरियोलिस बल के कारण वह पश्चिमी दिशा में चलने लगता है। ठीक है, इसके बाद जो कारण है, जो धाराओं की उत्पत्ति में कारक है, वो है तटों का आकार या उसकी आकृति। तो सागरीय तटों का आकार तथा दिशा महासागरीय धाराओं के मार्ग को परिवर्तित कर देती है। उदाहरण के लिए विषुवत रेखीय धारा ब्राज़ील तट से टकराने पर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। उत्तरी शाखा खाड़ी की धारा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे गल्फ स्ट्रीम के रूप में चलने लगती है, जबकि दक्षिणी शाखा ब्राज़ील धारा के नाम से ब्राज़ील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लगती है। ठीक है, अब इसके बाद है महासागरीय नितल की असमानताएं। ठीक है, तो महासागरीय नितल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती हैं। जब इन धाराओं के मार्ग में अंतःसागरीय कटक होते हैं
तो धाराएं कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम जब स्कॉटलैंड के पास विली टॉम्सन कटक को पार करती है तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसी तरह उत्तरी विषुवत रेखीय धारा मध्य अटलांटिक कटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम कारक है वो है जलवायु। ठीक है, तो मौसमी जलवायु वाले प्रदेशों में बदलते मौसम के साथ धाराओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। मौसमी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं में दिशा परिवर्तन करता है। शरदकालीन उत्तर पूर्वी मानसून के समय धाराओं की तट के सहारे दिशा किस ओर होती है? पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून के समय धाराओं की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद के वीडियो में हम धाराओं से संबंधित जो बाकी तथ्य है वो पढ़ेंगे। थैंक यू।